मेरा नाम गीता है। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं एक विधवा थी, इसीलिए मैं अपनी इकलौती बेटी के साथ मायके में ही रह रही थी। मेरे मायके में सिर्फ़ मेरे भाई का बेटा ही मेरे साथ रहता था। मेरी बेटी को अपने भाई से इतना प्यार था कि वह अपने भाई के हाथ से ही रात का खाना खाया करती थी। अगर मैं उसे अपने हाथ से खाना खिलाती तो वह रोने लगती। भाई बहन में इतना प्यार देखकर मैं बहुत खुश होती थी। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि जब मैं अपनी बेटी के रिश्ते की बात करती तो मेरा भतीजा उसमें कोई ना कोई कमी निकाल कर उस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया करता था। एक दिन मैंने बेटी को अपने कमरे में लिटा दिया और खुद उसके कपड़े पहनकर चादर ओढ़कर चुपचाप उसके बिस्तर पर लेट गई और लाइट बंद कर दी। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि मेरे भतीजे ने मेरे पास आते ही ऐसी बात कही कि मैं सुन्न पड़ गई थी। वह कहने लगा कि बस कुछ दिनों की बात और है, फिर हम सब कुछ खुल्लम खुल्ला करेंगे और हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत भी नहीं है। शादी की तैयारियां भी मैंने पूरी कर ली हैं। उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। माता पिता अक्सर अनजान रहते हैं और उनके बच्चे ऐसा काम करने लगते हैं जिसके बारे में माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं होता है। मेरा पति इस दुनिया से बहुत जल्दी ही चला गया था। भगवान ने मुझे एक खूबसूरत सी बेटी दी थी, लेकिन कुछ समय बाद ही मेरे पति का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया और उसके बाद से मेरे ससुराल वाले मेरी जान के दुश्मन बन चुके थे। उन्होंने मेरा वहाँ पर जीना ही मुश्किल कर दिया था। उन्हें ना तो मुझसे कोई लगाव था और ना ही मेरी बेटी से, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की खातिर मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही। पर एक दिन उन्होंने मुझे मेरी बेटी के साथ घर से बाहर निकाल दिया। फिर ना चाहते हुए भी मुझे अपने मायके वापस आना पड़ा। मेरे मायके में भी कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरे माता पिता का देहांत तो पहले ही हो चुका था और मेरी भाभी भी इस दुनिया में नहीं थी। मेरा भाई अपने बेटे को अकेले ही गांव में रहकर पाल रहा था। जब मेरे पास और कोई सहारा नहीं बचा तो मैं अपने भाई के पास गांव में ही रहने के लिए आ गई थी और अपनी बेटी के साथ साथ मैंने अपने भतीजे की परवरिश करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे भाई के लिए काम के साथ साथ अपने बेटे को संभाल पाना भी बहुत मुश्किल था। मेरा भतीजा मेरी बेटी से 11 साल बड़ा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरा भतीजा भी मुझे अपनी माँ समान ही समझने लगा था। मैं भी उसका बहुत ख्याल रखा करती थी। मेरे घर वाले शुरू से ही गांव में रहा करते थे, लेकिन वहाँ के पड़ोस के लोग हम लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करते थे। हम गरीब लोग थे, इसीलिए अपने घर को छोड़कर ऐसे कहीं जा भी नहीं सकते थे। मैंने अपने पति से लव मैरिज की थी, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था, जिस वजह से मेरे गांव के लोगों ने मेरे माँ बाप को भी बहुत सुनाया था। लेकिन अब किस्मत का खेल कुछ ऐसा था कि मुझे लौटकर फिर से गांव में आकर रहना पड़ रहा था। अब तो मैं एक विधवा औरत थी, जिस वजह से लोगों ने मुझे किसी भी तरह के ताने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बल्कि एक बार तो मेरे पड़ोस में रहने वाली सुमन भाभी ने एक बार मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरा उनके पति के साथ कुछ चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसी वजह से अपनी पड़ोसन को मैं बहुत बुरी लगती थी। मेरे आसपास के जितने भी घर थे, सभी घरों में मेरी बहुत तारीफ़ की जाती थी। सुमन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए वह मुझे लोगों की नज़रों में गिराने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढा ही करती रहती थी। उस टाइम पर मेरी बेटी बहुत छोटी थी और मेरा पति तो मर चुका था। इस वजह से मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अपने आप को बहुत लाचार महसूस करती थी। वह औरत मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा दिया करती थी, जिसको गांव के कुछ लोग सच भी मान लिया करते थे और फिर वह लोग मुझे कैरेक्टर लेस कहने लगे थे। और इधर बात मेरी बेटी के नाम तक भी आने लगी थी कि ये लड़की भी ऐसी ही होगी, देख लेना, बड़े होकर ये भी अपनी माँ के जैसी ही बनेगी। मेरे गांव के लोग मेरे भाई को समझाया करते थे कि वह मेरी शादी गांव के किसी गरीब मर्द के साथ कर दे, लेकिन ना तो मैं ऐसा चाहती थी और ना ही मेरा भाई ऐसा चाहता था, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी
कि कोई और दूसरा मर्द जो मेरी बेटी को स्वीकार ना कर सके, मैं ऐसे किसी इंसान से शादी करूं। और फिर आजकल के ज़माने को देखते हुए मुझे किसी पर भरोसा भी नहीं था। न जाने जो दूसरा इंसान मेरे जीवन में आए वह मेरी बेटी को दिल से अपनी बेटी माने भी या नहीं। यही सब सोचते हुए मैंने कभी भी अपने दिल में शादी का ख्याल नहीं लाया था। मुझे तो बस अपनी बेटी की परवरिश की चिंता लगी रहती थी। इधर मेरे भाई की भी तबीयत कुछ खराब सी रहने लगी थी। जब उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो हमने उन्हें एक डॉक्टर को दिखाया और तब हमें रिपोर्ट में पता चला कि मेरे भाई को तो कैंसर है। हमारे सर पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ना जाने मेरे घर को किसकी नज़र लगी हुई है कि सभी लोग मुझे एक एक करके छोड़कर इस दुनिया से चले जा रहे हैं। और इधर सुमन ने मुझे इस कदर तंग कर दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कुछ समय के बाद मेरे भाई का भी उसकी बीमारी के चलते देहांत हो गया और अब पूरे घर का जिम्मा मेरे सर पर ही आ पड़ा था। अब अपनी बेटी और भतीजे की जिम्मेदारी मुझे ही हर हाल में उठानी थी और मुझे कोई काम भी ढूंढना था जिससे मैं अपना घर चला सकूं। लेकिन इस गांव में सुमन की वजह से मेरी काफ़ी बेइज्जती भी हो चुकी थी। तो अब गांव में रहते हुए मैं कभी भी खुशहाल ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी और ना ही अपनी मर्जी से कोई काम भी कर सकती थी। एक बार तो बात बहुत ही हद से ज़्यादा बढ़ गई। सुमन ने सारे गांव में ये मशहूर कर दिया कि मैं अपने घर में गैर मर्दों को मिलने के लिए बुलाती हूँ, क्योंकि अब तो मेरे ऊपर पाबंदी लगाने के लिए मेरा भाई भी नहीं है। तब तक मेरा भतीजा काफ़ी समझदार हो चुका था। जब उसे ये बात पता चली तो वह मुझसे कहने लगा कि बुआ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और इसीलिए अब हम लोग ये घर छोड़कर कहीं और ही चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों की बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई है और फिर हमें माला का भी तो ख्याल रखना है। वह लड़की है और मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी माला को अभी से ही बुरा भला कहे। अभी ये लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं और कुछ समय के बाद हो सकता है वह हमारी माला पर भी उंगली उठाने लगें। वैसे ही उसे बचपन से ही ये सारी बदनामी मिलती रही है। सुमन बहुत बुरी औरत है। उसने आपकी सारे गांव में बदनामी करवा दी है। अब हमारा यहाँ पर रुकना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चले जाएंगे। मैंने अपने भतीजे अमन से कहा, लेकिन यह हमारा अपना घर है। भले ही यह छोटा है लेकिन हम इस घर को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। अमन ने कहा, बुआ, ये दुनिया बहुत बड़ी है। हम कहीं भी इज्जत के साथ रह लेंगे, लेकिन यहाँ पर इस तरह से बेइज्जत होकर अब हम नहीं रह सकते हैं। रोज़ रोज़ कौन उस सुमन से अपनी ज़ुबान लड़ाएगा। मेरे भतीजे ने कहा कि बुआ, मैं अपनी बहन और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरे लिए अब इस दुनिया में आप दोनों ही रह गए हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारा यहाँ पर रुकना मुश्किल हो गया है। हर कोई आपको गलत नज़र से देखता है और मुझे और माला को भी किसी न किसी बात पर बेइज्जत करता रहता है। आखिर हम ऐसी ज़िंदगी कब तक गुजार सकते हैं। सुमन ने सारे गांव में मुझे चरित्रहीन साबित कर दिया था। यहाँ तक कि ये भी कहा कि मैं घर में रहते हुए अपने कम उम्र भतीजे पर भी गलत नज़र रखती हूँ और गैर मर्दों के साथ भी मेरा पहले से ही रिश्ता है। और इसी सब के चक्कर में मैंने अपने पति को भी मरवा दिया। मैंने अपने पति से लव मैरिज की थी और मेरा पति मुझे अपने साथ भगा कर ले गया था और फिर हमने शादी भी कर ली थी। मेरी खूबसूरती और मेरी लव मैरिज ने मुझे बेइज्जती और बदनामी के सिवा अब तक कुछ भी नहीं दिया था। मैंने सोचा था कि शादी करने के बाद जब मैं अपने पति के घर जाऊंगी तो वहाँ एक सुकून भरी ज़िंदगी गुजार सकूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद तो मेरा सारा सुकून ही ख़त्म होने वाला है। क्योंकि पहले तो मेरे ससुराल वाले मुझे तंग करते रहे और जब मैं वापस अपने मायके लौट कर आई तो सुमन जैसी औरत मेरी ज़िंदगी में एक विलन का रोल निभाने लगी थी। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी, जिस कारण से मैं अपनी छोटी सी बेटी पर भी बहुत सख्ती करने लगी थी। अब मेरी बेटी 20 साल की हो गई थी और मेरा भतीजा 32 साल का हो गया था। हम लोग रात के अंधेरे में वह गांव छोड़कर शहर आ गए थे। मैं अपने माता पिता की छोटी और लाडली बेटी थी।
मेरा पति मेरे गांव में ज़मींदार के यहाँ पर काम करने के लिए आता था। उसी वक्त मेरा उसके साथ चक्कर चल गया था। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी और अच्छी तरह से इस बात को जानती थी कि मेरे माता पिता कभी भी अपनी पढ़ी लिखी बेटी की शादी एक गंवार के साथ नहीं करेंगे। लेकिन मुझे अपने पति से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि कभी मैंने उनके पढ़े लिखे ना होने का कोई मतलब नहीं समझा था, क्योंकि वह मुझे बहुत खुश रखते थे और मुझे उनकी मेहनत पर पूरा भरोसा था। इसीलिए मैं उनके प्यार में अंधी होकर अपने माता पिता का घर छोड़कर चली गई थी। मेरे पति का ससुराल भरा पूरा था। वहाँ मेरे जेठ जेठानी, देवर देवरानी और सास ससुर थे। शादी के बाद ससुराल में मुझे अपने पति की वजह से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन जब मेरे पति का देहांत हो गया तब से ही मुझे इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शहर आने के बाद मेरे भतीजे ने एक मकान किराए पर ले लिया। मैंने अपने सारे जेवर भी बेच दिए थे जो मेरे पति ने मुझे बनवा कर दिए थे। बस इसी तरह से हमने अपना गुजर बसर करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मेरे भतीजे को शहर में अच्छा काम मिल गया और हमारे हालात बेहतर होते चले गए। अब मेरी बेटी भी जवान हो गई थी। हम लोग एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। मेरी बेटी को बहुत अच्छी सिलाई आती थी और उसने घर में ही एक छोटा सा सेंटर खोल लिया था। और मेरा भतीजा लोगों के घरों में बढ़ई का और पेंटिंग का काम करता था। हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं और हमारा गुजारा शहर आने के बाद आराम से हो रहा था। पुराने दिनों को याद करके अक्सर मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, लेकिन फिर मैं खुद पर कंट्रोल कर लिया करती थी। मेरे भतीजे ने मेरा बहुत साथ दिया था और उसे मेरी बेटी से भी बहुत प्यार था। बचपन से ही मेरी बेटी ने अपने भाई के सिवा किसी और को नहीं देखा था। जब मैं उन दोनों भाई बहन की मोहब्बत को देखती तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। इतने सालों हम लोग अकेले ही रहे थे। शहर आ जाने के बाद भी मैंने पड़ोसियों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखा था और ना ही मैंने अपनी बेटी को भी बाहर ज़्यादा जाने दिया था। वह सिर्फ अपने कॉलेज के लिए ही बाहर निकलती थी या किसी ज़रूरी काम के लिए। बाकी घर में ही लड़कियां सिलाई सीखने के लिए उससे आती थीं। मैं अपनी बेटी को समझाती थी। मेरा कहना था कि ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ मोहब्बत के नाम पर धोखे मिलते हैं। मेरे भतीजे ने अपनी बहन को हमेशा बहुत प्यार दिया था। मेरे भतीजे की हाइट हेल्थ इतनी अच्छी थी कि उसकी इतनी उम्र हो जाने के बाद भी वह जवान ही लगता था। मैं जब भी अमन से शादी करने के लिए कहती तो वह अपनी शादी के लिए इनकार कर दिया करता था। कहता था कि पहले मैं माला की शादी करूँगा, उसके बाद अपनी शादी करूँगा। लेकिन मैं उससे कहती कि अमन, जब तक तो तुम्हारी उम्र और भी ज़्यादा हो जाएगी। पर वह कहता कि मुझे अपनी उम्र की कोई परवाह नहीं है। मैं हमेशा अपने भतीजे की तरफ से बेफिक्र ही रहती थी। वह मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था, बल्कि मेरी बेटी के साथ एक दोस्त की तरह रहता था। मेरे भतीजे ने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन शहर आने के बाद उसने अपनी कमाई से मेरी बेटी को पढ़ाया लिखाया था। और उसके बाद जब मेरी बेटी बड़ी हुई तो उसने अपने भाई को ट्यूशन दी, जिसकी वजह से मेरा भतीजा भी पढ़ना लिखना जान गया था। मुझे इन दोनों का प्यार देखकर बहुत खुशी होती थी, लेकिन फिर कुछ अजीब सा होने लगा था। इतना अजीब कि मैं हैरान और परेशान रहने लगी थी। मेरी बेटी मेरे हाथ से खाना खाया करती थी, लेकिन कुछ दिनों से वह जिद कर रही थी कि वह खाना खाएगी तो सिर्फ अपने भाई के हाथ से ही खाएगी। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि तुम्हारा भाई सो गया है और सुबह उसको काम पर भी जाना होता है, इसीलिए वह जल्दी उठता है। तुम खाना खा लो और लेट कर सो जाओ। लेकिन उसका कहना था कि भाई को ही बुलाओ, मैं सिर्फ अपने भाई के हाथ से ही खाना खाऊंगी। मुझे उसकी बात से गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा कि ये क्या हरकत है, छोटे बच्चों की तरह तुमने ये कैसी अजीब सी जिद लगा रखी है। इतनी ही देर में मेरी कड़क आवाज़ सुनकर मेरा भतीजा अमन भी माला के कमरे में आ गया। शायद मेरी कड़क आवाज़ ने उसको जगा दिया था। उसका कहना था कि बुआ, आप क्यों शोर कर रही हो। मैंने उसको बताया कि ये ऐसी जिद कर रही है कि इसको तुम्हारे हाथ से ही खाना खाना है। मेरी ये बात सुनकर अमन हंसने लगा और कहने लगा, बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं माला को अपने हाथ से खाना खिला देता हूँ।
माला ने अमन के हाथ से खाना खा लिया और अमन माला के कमरे में ही लगभग 1 घंटे तक बैठा रहा। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। मैंने कहा, खाना खिलाते खिलाते तुमने तो पूरा 1 घंटा ही लगा दिया। सुबह तुम जल्दी भी उठते हो और इस तरह से इतनी रात तक जागोगे तो फिर कैसे सुबह को तुम्हारी आंख जल्दी खुलेगी। तो वह कहने लगा, बुआ हम भाई बहन बातें कर रहे थे, बस बातें करने में ही कुछ टाइम हमें ज़्यादा लग गया। मैंने अमन से कहा, बातें करने में टाइम ख़राब मत किया करो, चलो जाकर सो जाओ। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि अचानक माला को क्या ज़िद लग गई है कि उसे अपने भाई के हाथ से ही खाना खाना है। फिलहाल ये बात कई दिनों तक इसी तरह से चलती रही, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं थी। अब माला रोज़ यही करने लगी थी कि अपने भाई के हाथ से ही खाना खाया करती थी और अमन उसको खाना खिलाने के बहाने 2 या 3 घंटे से पहले उसके कमरे से बाहर नहीं निकलता था। मुझे लगा कि शायद वह दोनों आपस में टीवी देखते रहते होंगे, जिसमें वह बिजी हो जाते होंगे। लेकिन जब मैंने एक दिन जाकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कमरे में बस वह बैठे दोनों बातें ही कर रहे थे। एक दिन तो 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया था और मुझे बहुत गुस्सा आ गया था कि ये भी कोई टाइम है बातें करने का। आखिर रात के 2-3 बजे तक कौन इस तरह से बातें करता रहता है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बजाने की कोशिश की तो मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और दरवाज़ा खुलते खुलते तकरीबन 10 मिनट लग गए थे। मैंने कहा कि ये दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों किया था और फिर मैं कितनी देर से दरवाज़ा बजा रही हूँ, क्या दरवाज़ा खोलने में इतनी देर लगती है? तुम दोनों दरवाज़ा बंद करके अंदर क्या कर रहे थे हो? भला ये भी कोई तरीका है? अमन ने कहा, वो दरवाज़ा शायद गलती से बंद हो गया होगा। हम लोग तो टीवी देख रहे थे, इस वजह से हमें दरवाज़ा बजने की आवाज़ ही नहीं सुनाई दी थी। मैंने कहा, तुम लोग रात के 3 बजे टीवी देख रहे हो, ये भी कोई टाइम है टीवी देखने का? और तो और तुम लोग किसी वीआईपी घर में नहीं रहते हो जहाँ पर ऑटोमेटिक लॉक लगे हुए हैं। ये कोई ऑटोमेटिक दरवाज़ा नहीं है जहाँ पर कुंडी खुद ब खुद लग जाएगी। मैंने अपने भतीजे से कहा, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ और आइंदा दोनों ऐसी हरकत ना करना। मैं अपनी बेटी को भी बहुत डांट लगाई थी। मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी होने वाली थी, अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि अब वह किसी भी गलत काम में पड़ जाए और इसीलिए मैं जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहती थी, जबकि मेरी शादी भी कम उम्र में ही हो गई थी। मैंने एक रिश्ते वाली से कहा हुआ था कि वह मेरी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता लेकर आए और इसीलिए वह एक दिन एक रिश्ता लेकर आई और लड़के की माँ को भी साथ में लेकर आई थी। लड़के की माँ ने मेरी बेटी को देखा और 2-3 सवाल के बाद मैंने अपनी बेटी को कमरे में वापस भेज दिया। मेरा भतीजा काम पर गया हुआ था, लेकिन ना जाने वह उस वक्त काम छोड़कर कैसे घर पर आ गया था और उसने घर आते ही लड़के वालों के साथ अजीब तरह से बदतमीजी करना शुरू कर दिया और फिर वह उन लोगों से कहने लगा कि ये लड़की तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ना ही इसने आपके लिए ये सारा नाश्ता बनाया है। ये नाश्ता तो सब मार्केट से खरीद कर आया हुआ है, उसे तो कुछ भी नहीं आता है। वह लड़की बिल्कुल जाहिल और गंवार है और कहने लगा कि ये लड़की हर वक्त किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा ही करती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही इसने अपने कॉलेज में अपने एक टीचर का ही सर फोड़ दिया, बल्कि बिल्कुल जरा सी बात पर। आप लोग मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये लड़की बड़ी ही गुस्सैल किस्म की है। बल्कि उस वक्त तो हमारे घर पर पुलिस भी आ चुकी थी। फिर जैसे तैसे करके हमने इस केस को रफा दफा किया था। वह औरत बड़ी ही हैरानी से मेरे भतीजे की तरफ देख रही थी और बार बार मुझे भी देख रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी और ये सोच रही थी कि अमन ने ये क्या तमाशा बना रखा है और जाने क्या बकवास बोलता ही चला जा रहा है, जबकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं थी। वह भी अच्छे से जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। ना जाने क्यों वह लड़के वालों से झूठ बोल रहा था। मेरी बेटी ने कभी किसी भी टीचर का सर नहीं फोड़ा था, यहाँ तक कि उसने तो कभी स्कूल में किसी से बदतमीजी तक नहीं की थी। मुझे अमन से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। न जाने इस लड़के को क्या हो गया था। मैं ये देखकर खुद हैरान हो गई थी
कि कहीं ये कोई नशा वशा करके तो नहीं आया है। तभी लड़के की माँ मुझसे कहने लगी कि ऐसी बदतमीज़ लड़की से हमें रिश्ता नहीं करना है, और वह बहुत सारी बुरी भली बातें हम लोगों को सुनाकर हमारे घर से चली गई। जैसे ही वह लोग चले गए तो उनके जाने के बाद मैंने अमन से सवाल किया कि तुमने ये सब कुछ आखिर क्यों किया? तो अमन कहने लगा, बुआ, इन लोगों की शक्ल देखी थी? ये लोग कहीं से भी ढंग के लोग नहीं लग रहे थे। मैं अपनी बहन की शादी ऐसे लोगों के साथ हरगिज नहीं करूँगा। मुझे तो वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने देखा हमारी माला कितनी खूबसूरत है और कितनी कम उम्र की है, जबकि इनका लड़का तो कितना उम्र दराज लग रहा था। मुझे वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैंने अमन से कहा कि पागल लड़के, तुम एक बार मुझसे भी तो पूछ सकते थे। तुम्हें इतना तमाशा बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? तुमने उन लोगों को बुरा भला नहीं कहा है, बल्कि उन लोगों के सामने अपनी बहन की इंसल्ट कर दी है। अब देखो ये लोग कहीं और जाकर हमारी माला के बारे में ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि फिर कोई भी हमारे घर पर रिश्ता लेकर नहीं आएगा। अमन कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा बुआ, जैसा आप सोच रही हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया कि ऐसे घटिया लोग हमारे घर पर दोबारा रिश्ता लेकर ना आ सकें, और आप तो उन लोगों पर इतना फिदा हो रही थीं सिर्फ उनके घर और जायदाद देखकर। ये तो देखो कि हमारी माला कितनी खूबसूरत और प्यारी है, और उस लड़के की शक्ल से ही लग रहा था कि वह एक नंबर का ठरकी है। और उसकी माँ को देखा आपने, वह कितनी चालाक औरत लग रही थी। मैं अपनी माला को किसी ऐसे लड़के के हवाले नहीं करना चाहता। मुझे अमन की हरकत पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब जो हो चुका था वह तो हो चुका था। उन लोगों से दोबारा बात करने का भी अब कोई फ़ायदा नहीं था। अगर मैं कहती कि मेरा भतीजा मजाक कर रहा था, तब भी वह लोग मेरी बात को नहीं मानते। शाम के टाइम पर अमन और माला आंगन में बैठे हुए समोसे खा रहे थे और खूब खुलकर हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि इधर मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। न जाने उनको किस बात की इतनी खुशी थी। एक दिन मैं अपनी बेटी के कमरे की सफाई कर रही थी और वो कॉलेज एग्ज़ाम देने के लिए गई हुई थी, तो उसका मोबाइल घर पर ही रह गया था। मैं उसके कमरे में ही मौजूद सफाई कर रही थी कि तभी अचानक माला के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आने लगा। मैंने जब कॉल रिसीव किया तो माला के कॉलेज की एक फ्रेंड बोल रही थी। वह कहने लगी, आंटी, इतने दिनों से माला की तबीयत कैसी है? अब माला ने कॉलेज में एप्लीकेशन लगाई हुई है और बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने इसको बताया कि बेटा, माला तो कॉलेज ही गई हुई है, उसने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, और बल्कि उसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। उसने कहा, नहीं आंटी, उस एप्लीकेशन पर तो आपके भी साइन बने हुए थे। मैंने कहा, माला ने तो मुझे ये बताया था कि कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं और वह एग्ज़ाम देने के लिए ही तो कॉलेज गई हुई है। लेकिन उसकी सहेली ने बताया कि नहीं आंटी, कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं चल रहे हैं, बल्कि काफ़ी दिनों से तो माला कॉलेज आ ही नहीं रही है। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ना जाने मेरी बेटी ये क्या कर रही थी। घर से तो वो कॉलेज का कहकर ही निकलती थी, फिर वह कॉलेज क्यों नहीं जा रही थी? मैंने उसकी सहेली से बोल दिया था कि तुम उसको ये बात अब मत बताना कि तुम्हारी और मेरी इस तरह की कोई बात हो चुकी है। और फिर मैंने कॉल काट दिया। मैंने माला का मोबाइल वहीं उसके कमरे में ही रख दिया था। शाम को अमन और माला को जब मैंने अपने कमरे में बुलाया तो कमरे का माहौल बिल्कुल अदालत जैसा बना हुआ था। मैंने माला को उसकी दोस्त की कॉल के बारे में खुद ही सब कुछ बता दिया और फिर सब कुछ उससे पूछा कि ये सब क्या है और तुम कॉलेज के बहाने आखिर कहाँ जाती हो। तुम्हारी सहेली बता रही थी कि तुम लगभग 5 दिन से कॉलेज नहीं जा रही हो और तुमने एप्लीकेशन भी दी हुई है जिस पर तुमने मेरे फर्जी साइन भी कर दिए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब झूठ बोलने की और मेरे नाम से सिग्नेचर करने की? तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? अमन और माला दोनों ही सर झुकाकर खड़े हुए थे क्योंकि उनको पता था कि अब उनकी चोरी पकड़ी गई थी, इसीलिए उनके पास बोलने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने कहा, जो कुछ भी है तुम लोगों ने किया है सच सच बताओ।
नहीं तो मैं तुम दोनों को ठीक करके रख दूंगी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे भतीजे अमन ने इस सब में माला का साथ जरूर दिया होगा। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दूंगी और फिर देखूंगी कि तुम अपना खर्चा कैसे करोगी। तभी अचानक माला कहने लगी, माँ, मैंने कुछ दिन की छुट्टी ले ली थी और मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए जाया करती थी भैया की परमिशन लेने के बाद, और हम सब लड़कियां आपस में मिलकर पार्क भी घूमने जाते थे। मैंने कहा कि तुम्हें संडे का दिन घूमने के लिए और मूवी देखने के लिए नहीं मिलता है क्या? अमन बोला, बुआ, मेरा दिल कर रहा था मूवी देखने जाने का, इसीलिए मैंने ही कहा था माला को कि कॉलेज की छुट्टी करने को और आपसे झूठ बोलने को। मैंने कहा, अमन, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? वह कहने लगा, बुआ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और माला को भी माफ़ कर दो। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, बस मेरा दिल कर रहा था, इसीलिए मैंने माला से कॉलेज की छुट्टी लेने के लिए कहा था और हम लोग एक दिन मूवी देखने गए तो एक दिन पार्क चले गए थे। उन दोनों का बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। न जाने आखिर ये लोग क्या कर रहे थे और इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही थी। घर में भी मेरा भतीजा और मेरी बेटी यही अजीब अजीब तरह की हरकतें किया करते थे। मैं अब उन दोनों पर कड़ी नज़र रखने लगी थी। ये दोनों घर में भी खूब हंसी मजाक करने लगे थे, तो कभी आपस में 2-2 3-3 घंटे बैठकर बातें करते रहते थे। भाई बहन में अब कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई थी। इन दोनों को एक दूसरे के अलावा तो जैसे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। इस बीच मैंने माला के लिए एक और रिश्ता देखना शुरू कर दिया था और अपने भतीजे को साफ कहा था कि अगर लड़के में कोई कमी दिखे तो तुम मुझे बताना, ना कि लोगों के सामने वहाँ पर माला का तमाशा बनाना। वह सब कुछ दोबारा से दोहराने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम इतना नहीं जानते हो कि ऐसा करने से तुम्हारी बहन की भी बदनामी होगी और इस तरह से तुम्हारी बहन के रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे। ये बात सुनकर मेरे भतीजे ने मुझसे एक बड़ी ही अजीब सी बात कही। उसने कहा कि मेरी बहन को रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके मुंह से ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने तुरंत ही अमन से कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का कि उसे रिश्तों की ज़रूरत नहीं है? मेरा भतीजा तुरंत ही सकपकाया और कहने लगा, अरे वो बुआ, बस वो तो मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं तो अपने भतीजे और अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। पता नहीं ये लोग क्या करते रहते हैं और अपने दिमाग में क्या सोचते हैं। ये सब मेरी ही वजह से हुआ था कि मैंने अपने भतीजे और अपनी बेटी को कुछ ज़्यादा ही छूट दी हुई थी। इस बार मैंने अपनी बेटी के लिए जो रिश्ता ढूंढा था उसमें कोई गलती निकाल ही नहीं सकता था। लड़का बहुत कम उम्र का था, देखने में हैंडसम भी बहुत था। उसकी फैमिली भी छोटी सी और बहुत अच्छी थी। अमीर परिवार से वह लोग ताल्लुक़ रखते थे। लड़का बैंक में नौकरी करता था और बहुत ही खूबसूरत और गोरा चिट्टा था, और लड़के के माँ बाप भी शिक्षक विभाग में थे। और मेरी बेटी से वह लड़का उम्र में ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बल्कि उसकी उम्र के बराबर ही होगा। लड़के वालों को मेरी बेटी भी पसंद आ गई थी, क्योंकि मेरी बेटी माला बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने अपने भतीजे की तरफ देखा कि अब तो वह कोई गलती निकाल ही नहीं सकता, लेकिन अमन के चेहरे से उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी झलक रही थी। लड़के वालों ने कहा कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है और हम जल्द से जल्द मंगनी की रस्म भी करना चाहते हैं और जल्दी ही शादी करके आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जाना चाहते हैं। मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई थी और मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी भी लगी थी। उन्होंने कहा कि अब हम आपके घर आ गए हैं, एक बार आप लोग भी हमारे घर आकर सारी इन्फॉर्मेशन ले लें, उसके बाद सारी बातें बैठकर कर ली जाएंगी और शादी की डेट भी फिक्स कर ली जाएगी। मुझे एक बात बहुत पसंद आई थी, उन्होंने हमें अपने घर आने के लिए फ़ौरन ही इनवाइट कर दिया था। मैंने भी कह दिया था कि हम 2 दिन बाद आप लोगों के घर आ जाएंगे। जब वो लोग हमारे घर से चले गए तो मेरा भतीजा कहने लगा कि हम यहाँ पर माला का रिश्ता नहीं करेंगे। मैंने अमन की तरफ हैरान होकर देखा, जैसे कि वह मेरी बेटी की शादी होने ही नहीं देना चाहता था। मैंने कहा, क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पर रिश्ता क्या खराबी है इस रिश्ते में? मैंने कहा
ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को ही मिलते हैं। इतना पढ़ा लिखा रिश्ता है। मैं तो यहाँ अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूँ। और शुक्र करो कि जो तुम्हारी बहन के भाग्य जाग चुके हैं। मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी परिवार में करूँगी, और वह भी जल्द से जल्द करके ही रहूँगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाए। वो लोग बहुत अमीर और पढ़े लिखे हैं, साथ ही अपने घर की बहू बेटियों पर कोई पाबंदी भी नहीं लगाते हैं। मुझे उन लोगों के यहाँ ये बात बहुत ही अच्छी लगी थी। उनका कहना था कि 2 दिन बाद ही आप अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर हमारे घर पर आ जाओ। दोनों बच्चे आपस में बैठकर आराम से बात कर लेंगे, एक दूसरे के विचार जान लेंगे, क्योंकि उन दोनों को साथ में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। इसीलिए उनका बात करना बहुत ज़रूरी है। मुझे उनका ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो लड़का लड़की को शादी से पहले बात करने की परमिशन देते हैं। मैं तो अपने भतीजे और अपनी बेटी से दोनों से ही मैंने ये कह दिया था कि शादी तो अब वहीं पर ही होगी। दोनों मेरी बात पर खामोश हो गए थे, और मैंने उनकी खामोशी को हाँ समझ लिया था, क्योंकि खामोशी का मतलब तो यही होता है। मैंने लड़के वालों के घर जाने की तैयारी भी करने लगी थी। मैंने माला के लिए भी एक अच्छा सा सूट निकाल लिया था, और अपने लिए भी खूब अच्छी सी साड़ी तैयार कर ली थी। लेकिन जब 2 दिन बाद हमें उनके घर जाने के लिए निकलना था, तो घर में ना तो अमन मौजूद था, ना ही माला। दोनों ही घर से ये कहकर निकल गए थे कि दोनों लड़के वालों की फैमिली के लिए गिफ्ट्स और मिठाइयाँ लेने जा रहे हैं, क्योंकि खाली हाथ वहाँ पर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उन दोनों को मार्केट गए हुए 2 से 3 घंटे बीत चुके थे। अभी तक वह घर वापस नहीं आए थे। उन लोगों ने हमें दोपहर के खाने पर बुलाया था, और दोपहर के 3 बज चुके थे। दोपहर के खाने का टाइम भी निकला जा रहा था। अगर हम देर से जाते तो वह लोग ना जाने क्या समझते। ये हमारी इज्जत और बेइज्जती का मामला था। मैंने अमन को फ़ोन मिलाया तो वह फ़ोन रिसीव भी नहीं कर रहा था, और फिर जब कहीं बहुत देर के बाद जाकर थोड़ी के देर के बाद उसने मेरा फ़ोन रिसीव किया, तो फिर वह हर बार यही कहता कि अभी हम लोग आ रहे हैं, बस रास्ते में ही हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल रहा है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, इस वजह से देर हो रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे भतीजे ने अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर दिया, और मेरी बेटी का नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा था। मैं बार बार दोनों का नंबर ट्राई कर रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। दोनों का ही नंबर लग ही नहीं रहा था। शाम के 4 बज चुके थे, और अभी तक मेरे भतीजे और बेटी का कुछ अता पता नहीं था। लड़के वाले बार बार कॉल कर रहे थे कि आप लोग आ नहीं रहे हैं क्या। मैंने उनको कोई ना कोई बहाना बनाकर कहती कि बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। मुझे उन लोगों के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ रहा था। मैंने सोचा भी था कि मैं खुद चली जाऊँ, लेकिन अगर वह मुझसे पूछते कि आपकी बेटी और आपका भतीजा कहाँ है, वह लोग आपके साथ क्यों नहीं आए, तो फिर मैं उन्हें क्या जवाब देती। अब जब शाम के 6 बज चुके थे और मैंने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया था, क्योंकि मुझे अब उनके सवालों के जवाब देने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तब रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास दोनों भाई बहन हंसते हुए घर में दाखिल हो रहे थे। मुझे दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर उनके चेहरे की मुस्कुराहट तो बिल्कुल ही गायब हो गई थी। मैंने कहा, तुम दोनों को गए हुए पूरे 8 घंटे हो गए हैं। आखिर तुम लोग कब तक गिफ्ट्स और मिठाइयाँ ही ले रहे थे। मेरा भतीजा कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि ये क्या बदतमीजी लगाई हुई है। कहाँ थे तुम दोनों अभी तक। पहली बार मैंने अपने भतीजे पर हाथ उठाया था, क्योंकि वही मेरी बेटी को मार्केट लेकर गया था। मैंने कहा कि तुम लोग जानते हो कि तुम लोगों ने मुझे आज कितना शर्मिंदा करवाया है। मेरी बेटी तो खामोशी से खड़ी हुई थी, लेकिन अमन कहने लगा, बुआ आप मेरी बात आज कान खोलकर सुन लीजिए। मुझे उस घर में अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना। मैंने कहा, क्या मुसीबत है, सब कुछ तो ठीक है, घर परिवार, लड़का, उसके माता पिता, उसकी नौकरी, तो अब आखिर तुम्हें क्या परेशानी है। अब आखिर किस बात की कमी निकालोगे। इस पर अमन कहने लगा, ये लड़का कितना ही अच्छा क्यों ना बन जाए, लेकिन मुझे अपनी बहन की शादी उस लड़के के साथ नहीं करनी है तो मतलब नहीं करनी है। माला बोली, माँ मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है,
और ये कहकर वह दोनों घर के अंदर चले गए और अपने अपने कमरे में जाकर बंद हो गए। मेरे भतीजे ने कभी भी मुझसे आज तक ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी और कभी भी मेरी मर्जी के खिलाफ वह नहीं गया था। फिर आज इसको न जाने ऐसा क्या हो गया, तो मैं इस वजह से सारी रात टेंशन में जागती रही और बहुत ज़्यादा बेचैन होती रही। मैं ये भी देख रही थी कि कभी अमन मेरी बेटी के कमरे में सारी रात नहीं बैठता था, लेकिन न जाने ये लोग अब आपस में क्या खिचड़ी पका रहे थे जो अब वह इतनी रात तक एक साथ बैठे रहते थे। एक दिन मैंने माला से कहा कि तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे आज तुम्हारे कमरे की सफाई करनी है। माला मेरे कमरे में जाकर सो गई थी। मैंने माला जैसा सूट पहन लिया और उसके कमरे में जाकर बेड पर लेट गई और ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे मैं बहुत ही गहरी नींद में सो रही हूँ, और ऊपर से मैंने एक चादर भी ओढ़ ली थी ताकि मैं दिख ना सकूं। मेरे वहाँ पर आने के लगभग 1 घंटे के बाद अमन भी माला के कमरे में आ गया और उसने अंधेरे में मेरे करीब आकर कहा, क्या हुआ, आज तुम इतनी जल्दी क्यों सो गई हो? आज तो बहुत सारा काम करना है। मैं ऐसे एक्टिंग कर रही थी कि जैसे मैं जाग तो गई हूँ, लेकिन अपना चेहरा ढका हुआ था और कमरे में अंधेरा भी था, जिस वजह से मेरा भतीजा मुझे पहचान नहीं सका। मेरा भतीजा कहने लगा कि अभी तो सिर्फ 24 घंटे ही बाकी हैं और फिर हमें किसी से भी डरने या कुछ भी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो करेंगे खुल्लम खुल्ला करेंगे और बुआ भी फिर हमें रोक नहीं पाएंगी। आज तो मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम इतने खुशकिस्मत हो सकते हैं। मैंने तो अपने फ्यूचर के सपने भी देखने शुरू कर दिए हैं और तुम देखना, शादी के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत आसान और हसीन हो जाएगी। शादी की बात सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि आखिर मेरा ये भतीजा किस तरह की बातें कर रहा था अपनी बहन के साथ। वह कहने लगा कि तुमने अपनी शादी के कपड़ों का इंतज़ाम तो कर लिया है ना? ऐसा ना हो कि आखिरी टाइम पर तुम शॉपिंग करने की मुझसे ज़िद करने लगो। मैंने तो अपनी शॉपिंग भी करनी शुरू कर दी है। जैसे ही मेरे भतीजे ने मुझसे ये बात कही तो मैं एक झटके से उठ खड़ी हुई और मैंने लाइट ऑन कर दी और फिर अपने भतीजे के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और उससे कहने लगी कि तुम ये किस तरह की घटिया बातें मुझसे कर रहे हो? तुम किससे शादी करना चाहते हो और तुम किसकी शादी पर कपड़े पहनने की बात कर रहे हो? ये सब तुम क्या कह रहे हो? अमन बताओ मुझे, आज मैं सारी सच्चाई जानना चाहती हूँ। मेरे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और शोर मचाने की आवाज़ सुनकर माला भी वहाँ पर आ गई और आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि माँ, भैया को मत मारो, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैंने अपनी बेटी से चिल्लाते हुए कहा, हाँ आज तुम मुझे बताओ, और तुम मुझे क्या बताना चाहती हो और आखिर क्या समझाना चाहती हो? मैं तो तुम लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करती थी और इसी बात का तुम दोनों ने आज फ़ायदा उठाया है। ये रिश्ता हमारे लिए बहुत अच्छा था। तुम्हारा भाई कहीं भी तुम्हारा रिश्ता होने ही नहीं देता। तुम लोग घर से गायब हो जाते हो और अब यहाँ बैठ करके तुम्हारा भाई किस तरह की मुझसे बातें कर रहा था। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? प्लीज़ तुम दोनों को मेरी कसम है, मुझे सब कुछ बता दो, नहीं तो फिर मैं अपनी जान ही ले लूँगी। मैं अपने होश खो चुकी थी उस वक्त और बिल्कुल बदहवास सी हो गई थी और जो मेरे मुंह में आ रहा था मैं बस वही कहती ही चली जा रही थी, कुछ भी सोच समझ नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही मुझे अमन और माला ने अपनी बात बतानी शुरू की कि मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। पहले तो अमन ने बताया कि मुझे हमारे ही गांव में रहने वाली एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, जिस गांव ने आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दी थी, जिन लोगों का जिक्र आप इस घर में बर्दाश्त तक नहीं कर सकती। और तो और सुमन भाभी का जवान बेटा पंकज, उससे माला मोहब्बत कर बैठी है और उसी के साथ शादी भी करना चाहती है। अब ये कोई इत्तेफाक था या और कुछ जो हम दोनों आपके ही नफ़रत करने वाले लोगों से मोहब्बत कर बैठे? मुझे तो हमारे गांव के प्रधान की बेटी, जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, उससे मोहब्बत है। उससे मेरी मुलाकात तब हुई थी जब मैं एक आदमी के घर पेंट करने के लिए गया था। वहाँ पर वह आई हुई थी और उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया और इसी तरह से हम दोनों का प्यार बहुत गहरी मोहब्बत में बदल गया था।
सुमन भाभी के बेटे पंकज की मुलाकात माला से उसके कॉलेज में हुई थी। इसी तरह से दोनों की दोस्ती भी मोहब्बत में बदल गई। हम दोनों अपने ही गांव में रहने वाले लोगों के साथ मोहब्बत कर बैठे थे, जिससे आप नफरत करती थीं। अगर हम आपको ये बात पहले बताते तो आप हमारी बात को नहीं मानती। इसीलिए हमने शादी करने का फ़ैसला कर लिया था और यही बातें हमें एक दूसरे से काफ़ी घंटे तक बैठ कर करते रहते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। और मैं अपनी और माला की शादी के लिए पैसा भी इकट्ठा कर रहा था और वह दोनों भी जानते हैं कि उनके परिवार वाले हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए हम चारों ने घर से भागकर शादी करने का फ़ैसला भी कर लिया है कि हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। फिर धीरे धीरे आप सबको ये बात पता चल जाएगी तो फिर आप लोग हमें माफ़ कर दोगे। हम अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर हो गए थे। हम आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते थे। हम क्या करते, क्योंकि हम मोहब्बत कर बैठे थे। सुमन भाभी का बेटा और गांव के प्रधान की बेटी, वह दोनों ही हमसे सच्चा प्यार करते हैं, तो आपकी मर्ज़ी से शादी आखिर हम कैसे कर सकते थे। इस बीच आप माला का रिश्ता देख रही थी, इसीलिए मैं कोई ना कोई बहाना बना दिया करता था और माला का वो रिश्ता कैंसिल करवा दिया करता था। माला कहने लगी, मम्मी भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भैया ने हमेशा मेरा ही साथ दिया है। क्या आप नहीं चाहती कि भैया की शादी भी उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाए? और क्या आप नहीं चाहती कि हम अपनी खुशी से पूरी ज़िंदगी गुजारें अपने मनपसंद शख्स के साथ? अमन कहने लगा, बुआ हम नहीं चाहते थे कि आपको हमारी शादी की खबर हो जाए। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक हम आपसे ये बात छुपा कर रखना चाहते थे। इसीलिए हम बहाने बनाते रहते थे। हमें एक दूसरे से अभी और बातें करनी थी और कल के बारे में प्लानिंग भी करनी थी। मेरी बेटी और भतीजे ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि हमें माफ़ कर दीजिए। आपको ये सब सुनकर बहुत दुख होगा कि कल हमारी शादी है। माला कहने लगी, माँ आपने ही तो मुझे सिखाया था कि मेरे इस दुनिया में पिता नहीं है, लेकिन पिता, दोस्त और भाई सब कुछ मुझे अमन में ही मिल गया था। इसलिए हम एक दूसरे की मदद करते थे। हमने एक दूसरे की मर्जी से लाइफ पार्टनर पसंद किया है। गांव का माहौल बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि सुमन आंटी को गुजरे हुए अब कई साल गुजर चुके हैं। अब सब सुधर गए हैं। कोई भी अब आपको वहाँ कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पहले लोग आपकी लाचारी का फ़ायदा उठाया करते थे। अब तो हमारे हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। इसीलिए किसी की मजाल नहीं कि कोई मेरी माँ पर उंगली भी उठा सके। और आपकी बेटी इतनी हिम्मत वाली हो गई है कि वह अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ बदतमीज़ी करने वाले के हाथ पैर भी अच्छे से तोड़ सकती है। अमन कहने लगा, हाँ बुआ, माला बिल्कुल ठीक कह रही है। सुमन का बेटा पंकज बहुत अच्छा और पढ़ा लिखा है। वह लड़का यहीं अपने शहर में ही नौकरी करता है, अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है। उसके माता पिता दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं। अब हमारी माला को वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। उसका घर भी अब पहले जितना छोटा नहीं रहा है। उसने अपनी कमाई से अपने घर को बहुत बड़ा कर लिया है। और प्रधान की बेटी की उम्र मेरी जितनी ही हो गई है। प्रधान के मरने के बाद उसकी सौतेली माँ ने आज तक उसकी शादी नहीं की। इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वह मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसे अपने घर की इज्जत बना लूँगा और मुझे पता है कि आप उसे बहुत खुश रखेंगी। वह दोनों बोलते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। ये बात तो सच थी कि ये लोग अगर मुझे सच बताते तो मैं कभी भी उनकी शादी के लिए हाँ नहीं करती और उस गांव से कभी भी उनका नाता जोड़ने नहीं देती। लेकिन शायद सही कहते हैं, आप जो नहीं चाहते हैं वही आपके साथ हो जाता है। मैं उस गांव से बहुत दूर आ गई थी, लेकिन उस गांव से अब दोबारा नाता जुड़ गया था। इनको प्यार हुआ तो उसी गांव में रहने वालों से। मैं एक तरफ तो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या फ़ैसला करूं। लेकिन वह दोनों तो चुपचाप मेरे कदमों में बैठ गए थे और फिर उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए। कहने लगे, प्लीज़ मान जाओ ना, हमारी खुशी में शामिल हो जाओ ना। हम उन दोनों के बिना खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप चाहती हो कि हम आपकी मर्ज़ी से शादी कर लें तो आप जहाँ कहोगी हम वहीं पर शादी कर लेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है कि हम खुश नहीं रहेंगे। मैंने उन दोनों के सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हें क्या लगता है
कि मुझे तुम लोगों की खुशी की कोई परवाह नहीं है। तुम लोगों की खातिर ही तो मैं उस गांव से निकलकर यहाँ इस शहर में आ गई थी, और तुम दोनों की वजह से मैंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तुम लोगों के हवाले कर दी थी। क्या मैं तुम दोनों के लिए इतनी सी भी कुर्बानी नहीं दे सकती हूँ? ठीक है, मैं गांव जाकर पंकज से बात करना चाहती हूँ और उस लड़की के घर पर रिश्ता लेकर जाना चाहती हूँ जिससे अमन शादी करना चाहता है। शादी कोर्ट मैरिज के तरीके से नहीं, बल्कि इज्जत के साथ होगी और बहुत धूमधाम से होगी। तुम दोनों की शादी मैं ही करवाऊंगी। तुम्हें कोर्ट मैरिज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह दोनों रोते हुए मेरे गले लग गए तो मैंने दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार किया था। आखिर मेरे लिए मेरा भतीजा और मेरी बेटी ही सब कुछ थे, इसलिए मैंने अपनी सारी खुशियाँ उन पर कुर्बान कर दी थी। तो क्या मैं उनकी खुशी के लिए अब इतनी सी भी बात नहीं मान सकती थी? और जिस गांव की बात हो रही थी, उस गांव से मुझे बड़ी बेइज्जती मिली थी, लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, वो बात काफ़ी सालों पुरानी है, तो मैं भी इस बात को भूलना चाहती हूँ। मैं गांव गई और वहाँ की प्रधान की बेटी से अपने भतीजे का रिश्ता मांगने चली गई। और दूसरी तरफ पंकज के माता पिता तो मर चुके थे, लेकिन एक उसकी कुंवारी बहन थी। वो अपनी बहन को लेकर हमारे घर आ गया। उसने माला का रिश्ता मांग लिया और फिर एक ही दिन में अपनी बेटी को मैंने विदा किया और दूसरी तरफ अपने भतीजे की पत्नी को विदा करवा कर मैं घर लेकर आ गई थी। अब वह दोनों बहुत खुश हैं और अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं। मेरी खुशी तो मेरा भतीजा और मेरी बेटी ही थे, इसलिए मैंने मेरी पुरानी सारी बातों को ख़त्म कर दिया था। मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। सुमन का बेटा बिल्कुल भी सुमन पर नहीं गया है। वह बहुत अच्छा है और समझदार है। उधर मेरी बहू भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।